सर रतन टाटा, कोहिनूर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। दोस्तों, कल भारत ने इस अनमोल रतन को खो दिया, पर इनकी जो टीचिंग्स थी, इनके जो वैल्यू सिस्टम थे, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। रतन टाटा जी का मानना था दैट लीडरशिप इज नॉट अबाउट बीइंग इन चार्ज, इट इज अबाउट टेकिंग केयर ऑफ दोज इन योर चार्ज। कहने का अर्थ बहुत सिंपल है। इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी कंपनीज है जो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, पर प्रॉफिट के साथ साथ फिलॉन्थ्रॉफी का जो प्रिंसिपल था, उनको भी यहाँ पर रतन टाटा जी ने बहुत अच्छे से देखा। आज के समय अगर हम बात करें ना, तो टाटा ग्रुप अपनी वैल्यूज के लिए जाना जाता है। वो वैल्यूज हैं आपकी इंटीग्रिटी की, वो वैल्यूज हैं कस्टमर को कैसे उसको ध्यान रखा जाए। ये वैल्यूज कहीं और से नहीं, ये रतन टाटा जी से ही हमें देखने को मिल जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि टाटा एंटरप्राइजेस के लगभग 66% जो प्रॉफिट होते हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग चैरिटेबल पर्पसेस के लिए उनको पैसा लगाया जाता है, चाहे वो एजुकेशन हो, आपका हेल्थ केयर हो। इस तरह से मिलियंस ऑफ लाइफ्स के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर इन्होंने क्रिएट किया है। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, उस प्रॉफिट को कैसे सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए ताकि लोगों की जिंदगी में बदलाव आए, ये चीजें हमें सीखने मिलते हैं आपके रतन टाटा जी की जिंदगी से। तो आइए आज के सेशन के अंदर हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि कैसे कैसे इनकी जिंदगी थी, कैसे कैसे इनकी स्टार्टिंग हुई। तो सारा हम आज के समय डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ब्रांड्स के नाम होंगे। ये सारे ब्रांड्स आपके टाटा ग्रुप के साथ ही लिंक्ड हैं, एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन सभी ब्रांड्स ने प्ले किया है। आप बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते होंगे, इनमें से हो सकता है टाटा स्टील का, या टाटा मोटर्स का, टाटा पावर का, राइट, टीसीएस का, टाटा स्काई का। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, आज के समय जो टाटा सन्स के चेयरपर्सन हैं एन चंद्रशेखरन जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट के अंदर बोला कि जो रतन टाटा जी का लॉस है ना, वो एक पूरी कंट्री के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा लॉस है। उनके लिए वो उनके मैनेजर नहीं थे, उनके लिए वो एक बहुत ही अच्छे उनके फ्रेंड, उनके मेंटोर थे, जिन्होंने हमेशा उनका साथ दिया है। थोड़ा सा अगर हम पीछे चलें तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि जो रतन टाटा जी की जिंदगी थी, उसकी स्टार्टिंग के जो कुछ साल थे, वहां पर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छे से काम किया। रतन टाटा जी का जन्म 1937 के अंदर बॉम्बे, मुंबई में होता है, और उनका जन्म बहुत ही फेमस टाटा फैमिली के अंदर हुआ। पर कुछ ही साल के बाद उनके जो पेरेंट्स थे, उनमें सेपरेशन देखने को मिला। बाद में उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने यहाँ पर उनका पालन पोषण किया, एंड बाद में जाके आप नोटिस कर पाओगे कि रतन टाटा जी ने 1961 के अंदर टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया। अब देखो, टेक्निकली होता तो ये है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, पर यहाँ पर टाटा ग्रुप में हमें ये सिचुएशन नहीं देखने को मिली। क्यों? क्योंकि रतन टाटा जी ने जब 1961 के अंदर टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया ना, तो उन्होंने सबसे जो पहला काम किया, वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम किया। ऐसा नहीं कि सीधा टॉप मोस्ट पोजीशन पे बिठा दिया, नहीं। उन्होंने जो शॉप फ्लोर थी टाटा स्टील की, वहां पर बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से काम करना स्टार्ट किया, एंड बिल्कुल धीरे धीरे ग्रो करते हुए वो ऊपर तक पहुंचे। ये बात थी उनकी कि किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि डायरेक्टली किसी को यहाँ पर नेपोटिज्म की वजह से किया जा रहा है। हर चीज उन्होंने खुद यहाँ पे एक्सपीरियंस करी है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उनके जो अंकल थे, JRD टाटा जी, राइट, उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल डेफिनेटली टाटा कंपनीज के अंदर प्ले किया है। एंड अकॉर्डिंगली जो चेयरमैनशिप थी टाटा की, वो इन्हीं से JRD टाटा से यहाँ पे ट्रांसफर होती है टू रतन टाटा जी। इनकी लीडरशिप के अंतर्गत बहुत मेजर मेजर एक्विजिशंस देखने को मिली। टाटा ग्रुप के अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिले, जिनमें एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, जब इनके द्वारा डिफरेंट डिफरेंट एक्विजिशंस करेगी। चाहे हम बात करें जैगुआर लैंड रोवर की, चाहे हम बात करें टोयोटा की, चाहे हम बात कर सकते हैं कोरस की। ये जो सारी एक्विजिशंस थी, इससे कहीं ना कहीं जो टाटा ग्रुप था, उसकी जो बिजनेस स्ट्रेटजी थी, वो लोगों के सामने आई। उससे टाटा ग्रुप की जो इंटरनेशनल रेपुटेशन थी, वो काफी तेजी से इंक्रीज होती हुई देखने को मिली। इसके साथ में ना, अगर हम बात करें 1998 के अंदर टाटा मोटर्स के द्वारा एक बहुत ही फेमस कार निकाली गई, जिसका नाम है टाटा इंडिका। देखो, जिंदगी में मैं भी पहली बार किसी गाड़ी में जब बैठा था, वो टाटा इंडिका ही थी। ये इंडियन इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट देखने को मिला, जहां पर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बहुत सारे आपके जो पैसेंजर ऑटोमोबाइल्स के बाद देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही साथ बात करें टेलीकॉम सेक्टर की, टेलीकॉम सेक्टर में भी टाटा कम्युनिकेशंस के द्वारा VSNL जो था, उसका एक्विजिशन किया गया, जिसके माध्यम से टाटा कम्युनिकेशंस ने अपनी कैपेबिलिटीज को और भी ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। फिर 2008 के अंदर का ये फोटो तो कौन ही भूल सकता है। 2008 के अंदर लॉन्च की गई टाटा नैनो, एंड टाटा नैनो क्या थी? लख टकिया कार। एक आम इंसान भी इस तरह की कार अफोर्ड कर पाए, इसके लिए 1 लाख के प्राइस के ऊपर टाटा नैनो को इंट्रोड्यूस किया गया। कोशिश ये थी कि व्हीकल्स को
सस्ता रखा जाए ताकि आम इंसान, हर भारतीय के पास एक गाड़ी हो पाए। हालांकि देखो यहाँ पर कुछ इश्यूज आए बाद में, क्योंकि एक कार को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता है तो उतना सक्सेसफुल नहीं रह पाया, बट फिर भी बहुत सारे लोगों को बहुत मदद मिली क्योंकि काफी कम दाम के अंदर यहाँ पर ये कार हमारे सामने थी। इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कुछ और भी बड़े यहाँ पे हमें चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे हम बात करते हैं स्टारबक्स कॉफी की, तो स्टारबक्स के साथ यहाँ पे पार्टनर किया गया टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के द्वारा, जिसके माध्यम से कॉफी मार्केट के अंदर भी वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये सारे तो काम थे उनकी बिजनेस वाली साइड के। इसके साथ ही साथ ना उनके फिलांथ्रॉफी के चर्चे पूरी दुनिया भर में हमें फेमस देखने को मिल जाते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि लगभग 2/3 जो प्रॉफिट होता है ना, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, इस तरह की चीजों के ऊपर लोगों की जिंदगी में क्रिएट करने के लिए जाता है। अब रतन टाटा जी भले ही रिटायर हो गए थे, पर तब भी टाटा ग्रुप जो था ना वो एक्टिव रहा आपके अलग अलग फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज के लिए। आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर 2008 के अंदर रतन टाटा जी को पद्म विभूषण से यहाँ पे सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे सम्मान उनको पहले भी मिल चुके हैं, जैसे 2000 में पद्म विभूषण हो गया, ठीक है, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको अवार्ड मिला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2008 में पद्म विभूषण हो गया। इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है जो इनको डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। अब इंपॉर्टेंट बात आज के समय ये बन जाती है कि हम इनकी टीचिंग से बहुत कुछ सीखें। एंड इवन अगर हम बात करें ना टाटा ग्रुप के एम्प्लॉयज की, तो टाटा ग्रुप के एम्प्लॉयज के अंदर भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है, वो है टाटा का कल्चर। देखो कहते हैं कि जैसा आपका लीडर होगा वैसा ही कल्चर आपकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में वो पास ऑन होता है। और यही टाटा ग्रुप की खासियत रही है। टाटा ग्रुप का जो फिलैंथ्रोपिक अप्रोच है, वही आपकी जो इथोस आती हैं, वो कहीं ना कहीं रतन टाटा जी, JRD टाटा जी, वहीं से हमें देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें ना, तो उनका कॉन्सेप्ट था कि पीपल ओवर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट के ऊपर कम ध्यान और पीपल के ऊपर ज्यादा ध्यान, यही उनका फोकस रहा। लंबे समय के लिए अगर किसी कंपनी को फोकस करना है ना, तो उसको अपने जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होते हैं उनके ऊपर कम ध्यान देना चाहिए एंड ज्यादा फोकस होना चाहिए लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के ऊपर। अगर आपने इन चीजों के ऊपर ध्यान दिया तो डेफिनेटली आपकी कंपनीज बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन करेंगी एंड लोगों की जिंदगी में इंपैक्ट भी क्रिएट करेगी। तो एक तरह से जो बैलेंस होता है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्लस आपकी जो बिजनेस सक्सेस एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस का, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें रतन टाटा जी के कॉरस्पॉन्डिंग देखने को मिल जाता है। इवन आज के समय ना, जब कुछ उनके आखिरी कुछ 10-15 साल के अंदर तो बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स को उनके द्वारा यहाँ पे प्रमोट किया गया आपके जो एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड के अंदर, राइट, इनोवेशन की फील्ड के अंदर, क्योंकि 21वीं सदी आपको जानते हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है। तो कैसे R&D के माध्यम से, एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से, इनोवेशन के माध्यम से हम स्पेशली एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड रूरल डेवलपमेंट को और प्रमोट कर सकते हैं, ये रतन टाटा जी के कुछ खास ऐसी चीजें थी जिनके ऊपर उनका काफी ज्यादा फोकस रहा। एंड डेफिनेटली दोस्तों हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। इनकी डेथ की खबर सुन के पूरे इंडिया देखो बहुत ही दुख के उसमें है एंड साथ ही साथ एक पर्सनल लॉस हम सभी यहाँ पे फेस कर रहे हैं। बट आई होप इनकी जो टीचिंग्स होंगी उनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे, अपनी जिंदगी के अंदर उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों की जिंदगी के अंदर हम भी एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट कर पाएं। इसी के साथ दोस्तों आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।